फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद, जो कि हमारे एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस का ही एक टॉपिक है। तो इसमें हम भारतीय राजनीति में क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इसके नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, और यदि कोई क्वेश्चन बनता है एमपीपीएससी के मेंस के एग्जाम में तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, तो उसके बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो का देखकर आप उसके नोट्स भी जरूर बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स हम अब अपने वीडियो की ओर। देखेंगे कि भारतीय जो राजनीति है उसमें क्षेत्रवाद कैसे प्रभावित करता है भारतीय राजनीति को। तो चलते हैं वीडियो की ओर सीधे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत एक खुशबू है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। यह खुशबू कई तरह के फूलों से निकली है। फूल और खुशबू के साथ कांटे भी हैं। हम कई तरह की भाषाएं बोलते हैं, कई तरह के पहनावे हैं, कई तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं। बड़ी व्यापक है हमारी अनेकता। मतलब कहा जा रहा है कि भारत क्या है, एक प्रकार से बहुत बड़ा देश है जैसे कि आपको पता है। तो उसे खुशबू के रूप में लिया जा रहा है कि ये कन्याकुमारी से, जो कश्मीर से लेके ऊपर जो हिमालयों की ऊंचाई है वहां से लेकर कन्याकुमारी जो दक्षिण का इलाका है वहां तक फैला हुआ है। और इस फैले हुए बड़े क्षेत्र में कई प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति, सभ्यता, अलग अलग जो संस्कृति, धर्म, जाति, ये सब प्रकार से वर्ग, मतलब कि रहते हैं अलग अलग प्रकार के लोग जो अलग अलग प्रकार से धर्मों को मानते हैं, वर्ग के होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग अनेकता है भारत में सभी जगहों में, क्योंकि भारत इतना बड़ा है और इसके हर क्षेत्र में पूर्व में अलग, उत्तर में अलग, दक्षिण में, पश्चिम में, सभी जगह जो है अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो उसी तरह से बताया गया कि भारत एक खुशबू है जो ऊपर से लेकर, मतलब हिमालयों की चोटी से लेकर दक्षिण के इलाके तक, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है ना, तो उसमें अनेक प्रकार की अनेकताएं, विभिन्नताएं हैं। इसके बाद देखते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पहलू क्षेत्रवाद का रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, क्षेत्रवाद से ही स्टार्ट हम कर रहे हैं कि क्षेत्रवाद की प्रगति को राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल माना जाता है। और कुछ लोग अनुभव करते हैं कि क्षेत्रीयता की पहचान अपने राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में अवरोधक नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वास्तव में किसी भी समाज में क्षेत्रवाद के नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही पहलू होते हैं। तो क्या है कि भारतीय जो राजनीति है, भारतीय संघीय व्यवस्था, उसमें महत्वपूर्ण रोल किसका रहा है, तो क्षेत्रवाद का। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि जब क्षेत्रवाद की प्रगति, जब किसी भी क्षेत्र, मतलब जैसे भारत को आपको पता होगा कि भारत इतना बड़ा देश है, उसमें कई राज्य शामिल हैं। तो क्या होता है कि वहाँ की हर राज्यों की, कई राज्य जैसे हैं जिनकी अलग अलग बोलियाँ हैं, अलग अलग भाषाएँ हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर लोग बहुल संख्या में रहते हैं उस भाषा के लोग। जैसे आप महाराष्ट्र में ले लीजिए तो मराठी हैं, राजस्थान में लेंगे तो वहाँ राजस्थानी लोग हैं। ठीक है, और ऐसे ही मतलब कि जितने भी इलाके हैं वहाँ अलग अलग लोग फैले हुए हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले, बोली को बोलने वाले। तो जो क्या होता है कि यदि कोई एक क्षेत्रवाद की प्रगति होती है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, तो उसके सामने क्या होता है कि राष्ट्रवाद की जो प्रगति जो है धूमिल हो जाती है। मतलब वहाँ पर उस राष्ट्रीय एकता जो होती है उससे, उसकी क्या है, उस पर गलत प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय एकता को, यदि किसी क्षेत्रवाद की उसकी प्रगति होती है। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकता में गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, और कुछ लोग यह भी अनुभव करते हैं कि जो क्षेत्रीयता की पहचान है वो राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में अवरोधक नहीं। मतलब कि जो क्षेत्र यदि कोई प्रगति कर रहा है तो उससे राष्ट्रीय जो एकता है या फिर राष्ट्रीय प्रगति है उसमें कोई भी क्या कहते हैं, अवरोधक नहीं होता। मतलब कि उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता राष्ट्रीय एकता पर, यदि कोई क्षेत्र जो है प्रगति कर रहा है, पर्टिकुलर क्षेत्र कर रहा है ये। और वो जो कुछ लोग क्या कहते हैं, वही लोग, कि एक दूसरे के पूरक हैं। क्षेत्रवाद मतलब कि क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय एकता की जो प्रगति है, ये दोनों मतलब क्षेत्रवाद की प्रगति और राष्ट्रीय एकता की प्रगति जो है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ठीक है ना, और वास्तव में किसी भी समाज में क्षेत्रवाद के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पहलू। तो मतलब कि कोई भी समाज आप देखेंगे तो वहाँ पे किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो सकारात्मक, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। कि या किसी भी आप डेली लाइफ में ले लीजिए, कोई भी चीज़ होती है तो, या कोई व्यक्ति होता है, कोई स्थान, तो हर चीज़ की वहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग होती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो क्षेत्रवाद भी है समाज में, उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पहलू होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद एक प्रकार से अच्छा भी है और क्षेत्रवाद एक प्रकार से बुरा भी है। ठीक है ना, दोनों ही इसके पॉजिटिव और निगेटिव थिंग्स हैं। ठीक है ना, इसके बाद जो है
इसके बाद देखते हैं क्षेत्रवाद के लक्ष्य के रूप में। क्षेत्रवाद के लक्ष्य के रूप में किसी भूभाग के एक भाग की पहचान पृथक क्षेत्र के रूप में होती है। किसी भूभाग को क्षेत्र का रूप देने वाले तत्व हैं कौन कौन से? तो भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई, लोकाचार, रीति रिवाज, और इसके आगे क्या है? विकास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चरण, समान ऐतिहासिक परंपराएं तथा अनुभव, रहने के समान तरीके तथा इससे भी अधिक साथ रहने की व्यापक अनुभूतियां। तो क्या है फ्रेंड्स कि जो क्षेत्रवाद के लक्ष्य के रूप में किसी भूभाग की जो पहचान है एक पृथक रूप में होती, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, भारत इतना बड़ा देश है, ठीक है ना, तो उसमें अलग अलग राज्य हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे मान लीजिए भारत के पूर्वोत्तर साइड वाला इलाका है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जनजाति रहती हैं, ठीक है ना, तो उधर जनजाति क्षेत्र मतलब कि ज़्यादा कहा जाता है उधर, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कोई पर्टिकुलर लोग रहते हैं, जैसे या कोई भाषा से रिलेटेड अलग हो सकते हैं, या उनकी परंपराएं एक जैसी होंगी, ठीक है ना, या भौगोलिक सांस्कृतिक रूप से या धार्मिक रूप से एक ही चीज़ को वो मानने वाले होंगे, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र को उस क्षेत्र मतलब कि अलग रूप से क्षेत्र रूप से जाना जाता है। या किसी आप राज्य को ही ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप दक्षिण के इलाकों में ले लीजिए, वहाँ पर ज़्यादा लोग हिंदी बोलना पसंद नहीं करते, वहाँ उनकी लैंग्वेज जो है, चाहे मलयालम हो वहाँ की या फिर केरल की अलग लैंग्वेज हो, जैसे हर राज्य की अलग, जैसे कि मान लीजिए तमिलनाडु की लैंग्वेज ले लीजिए या फिर कन्नड़, ये सब अलग अलग। वहाँ के लोग क्या होता है कि वो अपनी भाषा को प्रेफर करते हैं, हिंदी को बोलना वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्षेत्रवाद को ही दोहराता है कि वो भाषा के आधार पर वो अपने राज्य को ही प्राथमिकता देते हैं, अपने राज्य की भाषा को प्राथमिकता देते हैं, ना कि दूसरी जो कि हमारी हिंदी ज़्यादातर बोली जाने वाली भाषा है भारत में उसको, या फिर इंग्लिश वगैरह, ठीक है ना। तो वो अपनी क्षेत्रीय भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक क्षेत्रवाद की भावना पनपती है, ठीक है। तो उसी लिए बताया जा रहा है कि जो क्षेत्रवाद के जो विभिन्न रूप हैं, भूभाग को कैसे कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद मतलब प्रभावित करने वाले क्षेत्र को कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिए कि धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, लोकाचार, ठीक है, रीति रिवाज, और ये इतने आगे नीचे भी हैं, वो भी आप देख लीजिए और इसे नोट करते जाइए। और इसके बाद देखते हैं कि क्षेत्रवाद सामान्य तौर पर 4 विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है भारतीय संघ से कुछ निश्चित क्षेत्र का संबंध विच्छेद करने हेतु जनता की मांग। मतलब कि जैसे कि क्या होता है कि क्षेत्रवाद सामान्य तौर पर 4 विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से? भारतीय संघ से कुछ निश्चित क्षेत्र का संबंध विच्छेद करने, तो मतलब कि जैसे कोई भारतीय क्षेत्र है, उससे कोई पर्टिकुलर क्षेत्र को अलग करने के लिए जनता मांग करती है कि नहीं, इस क्षेत्र में हम भारत के साथ नहीं रहना चाहिए, हमें एक अलग राज्य बनाइए या हमें अलग देश बनाइए। जैसे कि आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर साइड जब आप जाएंगे तो वहाँ की कुछ ऐसी जैसी बोडो जनजातियाँ हैं या कोई और जनजाति हैं, त्रिपुरा की, ठीक है ना, तो वो लोग अलग अलग राज्य की मांग करते हैं कि बोडो राज्य हमारा, एक बोडो जनजाति का एक अलग राज्य होना चाहिए, या फिर हमें एक अलग देश घोषित कर दीजिए। नागालैंड की कुछ जनजाति हैं ऐसी मांग करती हैं। तो ये क्षेत्रवाद की भावना को दर्शाता है कि जनता मांग करती है कि हम भारत से अलग एक राज्य, भारत से अलग एक देश, या फिर भारत में ही एक अलग राज्य एक पर्टिकुलर जाति के लिए चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि एक निश्चित क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने हेतु जनता की मांग, मतलब कि कोई जो निश्चित क्षेत्र है उसे पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि कुछ जनता मांग करती है कि इस क्षेत्र में इस जनजाति के लिए ही एक राज्य होना चाहिए, कि मतलब इस क्षेत्र में वही जनजाति निवास कर सके। तो वो क्या करती है जनता के एक पृथक राज्य की मांग करने लगती है। इसके बाद कुछ क्षेत्रों को पृथक राज्य बनाने हेतु जनता की मांग, ये अलग एक ही हो गया फ्रेंड, डबल। तो ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मसलों का उनके पक्ष में समाधान हेतु जनता की मांग। तो इसमें क्या है कि जो अंतर्राज्यीय मामले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप 2 राज्य हैं, ठीक है, तो उनके 2 राज्यों के बीच जो मसले होते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा विवाद होता है, तो वहाँ की दोनों ही राज्यों की जनता क्या चाहती हैं कि फैसला चाहे जो भी हो लेकिन उस राज्य के पक्ष में हो, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे कि आप 2 राज्यों का आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि पश्चिम बंगाल और बिहार को ले लीजिए।
तो क्या होगा कि जब दोनों में किसी विवाद को लेकर कोई विवाद होता है किसी भी मसले को लेकर, तो क्या होता है कि वो चाहती हैं, बिहार की जनता चाहेगी कि जो फैसला दे तो वो केंद्र सरकार दे। यदि जैसे केंद्र सरकारी सुलझाती आती है इन दो राज्यों के बीच, यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर क्या चाहेंगी बिहार की जनता कि उसके पक्ष में फैसला आए, और पश्चिम बंगाल की जनता क्या चाहेगी कि उसके पक्ष में फैसला आए। तो इससे भी क्षेत्रवाद की भावना में पनपती हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि जैसे कि कुछ निश्चित क्षेत्र या प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व या उपयोग, जैसे कि मान लीजिए बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे जंगल ही ले लीजिए, या फिर कि कोई भी चीज़ है, नदियाँ हैं, ठीक है ना, तो उन सभी के बंटवारे से रिलेटेड भी झगड़े हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे जब भारत आज़ाद हुआ था तब एक भय उग्र क्षेत्रवाद का था। यह लगता था कि एक नव स्वतंत्र देश को यह भावना खंडित न कर दे। पूर्वोत्तर, दक्षिण और उत्तर के कुछ राज्यों में उग्र पूर्वोत्तर जो है, ठीक है ना, राज्यों में उग्र प्रांतीयता के खतरे को देश ना झेले, और अब हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि अब देश उस दौर से उबर गया। लेकिन एक नए खतरे की दौर और संकेत है कि संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए कुछ राजनीतिक ताकतें अब क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही हैं। तो क्या है फ्रेंड कि जब हम भारत आज़ाद हुआ था तो जो भारत के नेता थे उस समय पर, कांग्रेस के हैं या किसी भी अन्य पार्टी के, तो उनको ये डर सता रहा था कि भारत जो इतनी विविधताओं वाला देश है, अनेकताओं का देश है, जहाँ अलग अलग मतलब कि भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले रहते हैं, तो कहीं यहाँ पर एक जो स्वतंत्र देश हुआ है वहाँ पर इस क्षेत्रवाद की भावनाएं न भड़क जाएं, जो भारत को फिर से एक बार जैसे कि पाकिस्तान अलग हो चुका था धर्म के आधार पर, ठीक है ना, तो कहीं और भी भारत कई टुकड़ों में न बढ़ जाए एक आज़ाद होने के बाद, कि क्षेत्रवाद के कारण अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाए, जैसे पूर्वोत्तर, दक्षिण, उत्तर, और कुछ राज्य जो हैं प्रांतीयता के आधार पर देश को तोड़ न दे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं सका, भारत एक रहा, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के विभाजन के बाद। और जो अब हम क्या कह सकते हैं कि अब भारत में उस दौर से हम बाहर निकल चुके हैं कि राज्य अपने आप में विरोध कर दें कि क्या कहते हैं हमको अलग करो, हम अलग देश बनना चाहते हैं, वैसा कंडीशन नहीं है आज। लेकिन हाँ, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र की जो छोटी मोटी जनजातियां हैं वो मांग करती हैं, तो उन्हें इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो क्या है कि लेकिन एक नया खतरा संकेत कर रहा है कि संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए कुछ राजनीतिक ताकतें क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही। तो क्या हुआ है कि एक नया खतरा पैदा होने लगा है। जैसे जैसे देख रहे हैं आपके भारत में जो राजनीति बढ़ती जा रही है, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, अपने वोट बैंक को बनाने के लिए, या फिर ठीक है ना, तो वोट बैंक को बनाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा देती हैं, उनमें विरोध पैदा करती हैं कि वो क्षेत्रवाद के लोगों को, क्षेत्रीय पार्टियों को या फिर क्षेत्रवाद के लोगों को ज़्यादा वोट दें, और जो क्षेत्र के उस क्षेत्र पर्टिकुलर क्षेत्र के या राज्य के बाहर के लोग हैं उन्हें ज़्यादा ध्यान ना दें, अपनी जाति या अपनी भाषा बोलने वाले लोगों पर ही ध्यान दें, और अपने राज्य की जो पार्टी है उसी पर ध्यान दें, उस पर को वोट दें। ऐसे क्षेत्रीय जो दल होते हैं वो क्षेत्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद उसी से कारण क्या हुआ है कि एक खतरा बढ़ता जा रहा है क्षेत्रवाद का। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या है, भारत में क्षेत्रवाद एक और तो विभिन्नताओं और ऐतिहासिक तथ्यों की उपज है, तथा दूसरी ओर स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में यह राजनीतिक केंद्रीकरण की प्रकृतियाँ एवं भेदभावपूर्ण विकास का परिणाम है। तो क्षेत्रवाद क्या है भारत में फ्रेंड्स, की जो इतनी सारी भारत में आपने देखेंगे कि विभिन्नताएं हैं भारत में, ठीक है, और दूसरी ओर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो राजनीति का केंद्रीकरण की प्रक्रिया थी, कि मतलब ज़्यादातर क्या हुआ कि भारत की केंद्र सरकार जो है उसे पावर दे दी गई हर क्षेत्र में। तो इससे क्या हुआ कि केंद्र सरकार जब रहती है किसी भी पार्टी की केंद्र में, तो वो क्या करती है, राज्यों की जब राज्यों में कोई दूसरी सरकार होती है केंद्र से अलग पार्टी वाली, तो ये क्या करती हैं केंद्र सरकारें, थोड़ा भेदभावपूर्ण नीति अपनाती हैं, उनके विकास में थोड़ी बाधा भी डालती हैं। तो वही होता है कि क्षेत्रवाद की भावना फिर पनपने लगती है कि जब विकास जो होता है हर राज्य में एक जैसा नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र बस में ही विकास दिखता है जनता को और दूसरे क्षेत्र में नहीं दिखता, तो दूसरे क्षेत्र वाली जहाँ विकास नहीं दिखता तो वहाँ की जनता क्या करती है, विद्रोह करना शुरू करती है, अपने क्षेत्र के लिए क्षेत्र को बढ़ाने की मांग करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जो पावर का जो मिसयूज किया जाता है, जो मतलब कि अधिकार दिए गए हैं
तो उसका मिस यूज होने पर और विकास सही ढंग से सभी क्षेत्रों में ना होने पर जनता में हीन भावना पनपती है, क्षेत्रवाद की भावना पनपती है। इसके बाद भारत में आज मिश्रित संस्कृति है, जिसको वर्तमान सामाजिक आर्थिक खंडों के साथ एक दूसरे को प्रभावित करने एवं मिलाने की आदि काल दराने हैं, लेकिन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा भूगोल भारत के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण साधन तथा परिकल्पनाएं हैं। ठीक है ना। तो जो आप देखेंगे कि भले ही चाहे क्षेत्रवाद की भावनाएं कितनी भी पनप रही हों, लेकिन फिर भी आज भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है और ठीक है ना, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि इसका क्या कारण है? क्योंकि भारत में जो संस्कृति है, भूगोल, इतिहास है भारत का, भले ही लोग यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जाति हो या फिर अलग भाषा वर्ग के हों, लेकिन ये लोग जब संकट की घड़ी आती है तो ये एक साथ मिल जाते हैं। क्योंकि भारत एक देश है और आज 70 साल भारत को आज़ाद हुए हो चुके हैं। लोग यहाँ पर मजबूती के साथ खड़े होते हैं। यदि कोई राष्ट्र पर कोई चोट करता है, कोई भी बाहरी शक्ति आक्रमण करती है या फिर कोई भी ताकत हमला करती है, जैसे कि आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच ही विवाद चलता रहता है या भारत चाइना के बीच विवाद चलता रहता है, तो क्या होता है कि जब ऐसे मामलों में भारत की जनता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, उत्तर की हो, दक्षिण की, पूरब की, पश्चिम की, तो कोई भी हो, वो सभी एक साथ खड़ी हो जाती हैं, भारत को बताती हैं, दुनिया को बता देती हैं कि भारत जो है एक, भले अनेकता है भारत में, विविधताएं हैं, लेकिन भारत जब राष्ट्र पर चोट होगी तो भारत की जनता एक साथ खड़ी होगी। तो ये भावनाएं भी दिखाती हैं कि भले भारत में क्षेत्रवाद की भावनाएं थोड़ी बहुत किसी किसी क्षेत्र में पनपती हो, लेकिन जब कोई संकट भारत देश पर आता है तो वहाँ सारी देश की जनता एक हो जाती है और एक ही सुर में जवाब देती है दुश्मन को कि भारत की जनता अनेकता होने के बावजूद भी एक है। ठीक है। तो इस पर संदर्भ में भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद राष्ट्र निर्माण का संकट नहीं है, यह विकास का संकट है। इसका समाधान एक समाज निर्माण में है। वह एक समाज जिसका आधार पूर्ण स्वतंत्रता का आदर करना तथा बहुलवाद एवं सभी समाजों में अवास्तविक सिद्धांत को खत्म करना। मतलब संक्षेप में क्या कहा जा सकता है कि जो क्षेत्रवाद है वो राष्ट्र निर्माण का संकट नहीं है, यह विकास का संकट है। मतलब कि जो क्षेत्रवाद की भावनाएं पनपती हैं उससे राष्ट्र को कोई, जो निर्माण है राष्ट्र को, उसमें कोई गलत वो नहीं फैलता है, बल्कि ये विकास का प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो वहाँ के लोग रुष्ट हो जाते हैं सरकारों से कि इस क्षेत्र में के जो केंद्र सरकार है या फिर कोई भी सरकार इस क्षेत्र में विकास नहीं कर रही है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी क्षेत्रों का बराबरी से विकास किया जाना चाहिए। कोई भी यदि योजना लागू हो रही तो सभी क्षेत्रों में लागू की जानी चाहिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि क्षेत्रवाद की भावनाओं को बल नहीं मिलेगा और राष्ट्रीय एकता की भावना को तेजी से मुखर होगी राष्ट्रीय एकता भावना, और राष्ट्र एक जो है जुट हो सकेगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसके लिए समाज निर्माण के समय जो भारत की जनता है उसे स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए। सरकारों को भी, चाहे किसी भी पार्टी को सरकार हो, उसे भारत की जो स्वतंत्र हुआ है भारत, उसे एक भारत के लिए प्रयास करना चाहिए और किसी बहुल जाति या बहुल धर्म के पक्ष बस में फैसले नहीं करने के बजाय सभी को एक कर लेकर चलना चाहिए और सभी के लिए हित में जो फैसले हों वही लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि क्षेत्रवाद की भावनाएं नहीं पनपेंगी और भारत एक होकर रह सकेगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया फ्रेंड कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की क्या मतलब महत्व हो सकता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो में चर्चा की, तो आप इसके नोट्स बना लें। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे एक वीडियो, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्षेत्रवाद के बारे में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन हो या चाहे बड़े क्वेश्चन हो, तो उससे रिलेटेड क्षेत्रवाद कितने प्रकार का होता है, क्षेत्रवाद क्या, कैसे उसके क्या लक्ष्य हैं या क्या कैसे कुछ भी, सब कुछ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरे प्री और मेंस सभी वीडियोस जो है मैंने अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके, और कई वीडियोस में डाले हैं, तो यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।